क्वेश्चन में क्या बोला, इट इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे प्रेजेंट इन द डैश in a mitochondrial through which electron passes from one carrier to the another, through which electron passes from one carrier to another. ठीक है, इसके बाद this is to release and utilize the energy stored in the NADH H plus and FADH2. और इसमें क्या होता है, एक एनर्जी जो है अपनी वो रिलीज कहाँ स्टोर होती है, पहले से NADH और H2 और FADH2 की एनर्जी को रिलीज करना है अपन को, है ना, जो कि TCA में बने थे, तो उनकी एनर्जी को रिलीज करना है अपन को, किसकी एनर्जी को, NADH को, और FADH की जो एनर्जी है उसको अपन को रिलीज करवाना है। चलो, इसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू द ऑक्सीजन टू फॉर्म H2। इलेक्ट्रॉन का रिलीज या क्या बोल देते हैं अपन को, तो यूटिलाइज कराना है ना वैसे। जी NADH और FADH के फॉर्म में बनी है ना, रिलीज हुई है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करवाना है, हाँ। है ना, तो इसके लिए होता है। फिर उन्होंने बोला कि द इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड ऑन टू द ऑक्सीजन टू फॉर्म H2। इलेक्ट्रॉन कहाँ पास हो जाते हैं, किसके पास चले जाते हैं, डैश के पास, हाँ। टू फॉर्म डैश H2 HO2 बनता है ना, HO2। मतलब H2। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, हाँ, मतलब एट द एंड इसमें तो अपना ऑक्सीजन के पास जाता है ना, O2 के पास जाता है, लास्ट वाला अपना क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन आर पास ऑन द ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऑक्सीजन के पास जाते हैं और क्या बनता है, पानी बन जाता है। अब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एंजाइम। अब जो NADH है उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं, है ना, वो आर ऑक्सीडाइज्ड बाय, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एन NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स 1। यानी जो इसके इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, NADH डिहाइड्रोजनेस, वो भी कौन सा कॉम्प्लेक्स है, NADH डिहाइड्रोजनेस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पास है। हाँ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो ये पूछेंगे कि भैया NADH डिहाइड्रोजनेस है जो कौन सा कॉम्प्लेक्स, तो अपन बोलेंगे फर्स्ट है। और ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया था, ऑक्सीजन पानी हो गया, और कॉम्प्लेक्स 1 क्या है मतलब, तो अपन बोलेंगे NADH डिहाइड्रोजनेस। तो इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर्ड टू डैश, हाँ इसमें नाम है और थोड़े से ऐसे, बाकी कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है ना यूबिक्विनॉन के पास जाएंगे, नाम अपन कैप्चर कर लेंगे। लोकेटेड विद इन द मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की तरफ जो होता है वो, उसमें यूबिक्विनॉन होता है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। अब यूबिक्विनॉन जो है ना वो ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट वाया FADH2। अब यूबिक्विनॉन ही किससे इलेक्ट्रॉन लेता है, FADH2 से, जो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, 2। दैट इज द जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इन सिट्रिक एसिड साइकिल। ये तो अपन को पता है कब बना था, ये तो रिपीट लाइन लिखी है ना। हाँ। फिर इसने बोला कि अब द रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन, अब देखो यूबिक्विनॉन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होकर यूबिक्विनॉल बना लिया। इसमें लिखा है रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन और ब्रैकेट में लिखा है यूबिक्विनॉल। क्यूनॉल, क्यूनॉल को क्या बोलते हैं, क्यूनॉल है ना, अल्कोहल, उससे कीटोन से क्या बना लिया इनने, कीटोन से अल्कोहल बना लिया, कीटोन था, कीटोन से क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। अब इस देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम। अब देखो इसमें लिखा है रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन था ना, जो था ना वो बाद में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, किसको दे देगा, साइटोक्रोम को। इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया इसने, साइटोक्रोम C को दे दिया इसने, वाया साइटोक्रोम BC1। मतलब किसके थ्रू दिया है, साइटोक्रोम BC1 से पास करके साइटोक्रोम C को दिए, जो कि अब साइटोक्रोम BC1 कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो कॉम्प्लेक्स 1 कौन था, कॉम्प्लेक्स 1 अपना ये था NADH डिहाइड्रोजनेस। हाँ NADH डिहाइड्रोजनेस था। कॉम्प्लेक्स 2 कौन है, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 है, FADH2 है, FADH2 जिसने इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए थे। और कॉम्प्लेक्स 3 कौन है, कॉम्प्लेक्स 3 यही है अभी जो साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1 है ना, साइटोक्रोम BC1, हाँ BC1 है, BC1। ये मेरे तो कॉलम में आ सकता है बहुत अच्छे से क्वेश्चन। क्या मिल जाएगा,
घटिया फ़ोन खरीदे में जो ही होते हैं। सजाओ तुम स्वागत के मेरे घर आए। हाँ छोड़ो। तो कॉम्प्लेक्स 1 कौन था? NADH डिहाइड्रो NADH डिहाइड्रोजनेस है ना। 2 कौन था? 2 अपना FADH2 था। हाँ, और 3 कौन था? 3 साइटोक्रोम BC1। अपन ने अभी तक ये पढ़ा है, अपन ने ये बोला था कि जो NADH रिडक्टेस एंजाइम था, NADH रिडक्टेस, उस एंजाइम को इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन मिले हैं। किससे मिले हैं? NADH से मिले हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन किसने दिए? NADH ने दिए। किस और NADH ने फिर इस बाद में कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए थे? यूबिक्विनोन को। तो बीच में एक और आया है कोई यूबिक्विनोन, उसका कोई नाम नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, यानी वो यूबिक्विनोन, ठीक है। इसके बाद और फिर FADH2 ने क्या करा था? FADH ने भी इसी को इलेक्ट्रॉन दिए। देखो, कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दिए, कॉम्प्लेक्स 2 ने भी इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को ही दिए, हाँ ठीक है ना। फिर यूबिक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन फिर दिए कॉम्प्लेक्स 3 को, है ना। तो इसने लिखा यूबिक्विनोन ने फिर इलेक्ट्रॉन किसको दे दी? कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। अच्छी बात है, बढ़िया है, दे दें दो। फिर ने बोला ठीक है। अब साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन। एक मिनट, साइटोक्रोम C, अब एक साइटोक्रोम C को और देखना है। साइटोक्रोम C कहाँ आएगा, इसको और देख लेते हैं। यूबिक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C वाया साइटोक्रोम VC1। साइटोक्रोम C को दिए, लेकिन किसके थ्रू दिए? साइटोक्रोम VC1 के थ्रू। मतलब VC1 से होगा, तो इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। साइटोक्रोम C कहाँ आएगा, मैं देख रहा हूँ। एक मिनट, साइटोक्रोम C आएगा, बीच में आता है ये। अच्छा देख, पहले BC1 के पास जाएंगे, फिर BC1 के थ्रू फिर किसके पास जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास जाएंगे। पहले BC1 को दिए, फिर किसके पास गए? साइटोक्रोम C। उसमें लिखा है ना, साइटोक्रोम C को दिए हैं किसके थ्रू? वाया VC1, है ना। अंग्रेजी है थोड़ी सी, इसमें इस्तेमाल करिए। अब साइटोक्रोम C इज द स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। साइटोक्रोम जो साइटोक्रोम C है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सब कुछ है, लेकिन उसके भी कहाँ? उसके भी आउटर सरफेस पर, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि साइटोक्रोम C इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द डैश सरफेस, आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये तो सबको पता है, इनर मेम्ब्रेन पर कहाँ? आउटर सरफेस पर। इट एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर, तो इट एक्ट एज अ डैश कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। 3 कौन था? हाँ, साइटोक्रोम BC1। लेकिन जो 4 है वो अभी तक नहीं पढ़ा अपन। क्या? हाँ, 4 अपन पढ़ेंगे, 4 अभी नहीं आया, है ना। तो ये सबसे पहले 3 और 4 के बीच में काम करता है, ये अपन को पता होना चाहिए, है ना। तो 3 और 4 के बीच में, यानी कि अब साइटोक्रोम C जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने वाला है? साइटोक्रोम 4 को देगा। सॉरी, हाँ, नहीं, कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। किसको देगा? कॉम्प्लेक्स 4 को, क्योंकि 3 से तो इसने लिए हैं, तो किसको देगा? 4 को देगा। 3 से इलेक्ट्रॉन देख, 3 से जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसके पास गए थे? 3 से इलेक्ट्रॉन 3 पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए थे? यूबिक्विनोन से आए थे। हाँ, फिर यूबिक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन C को दिया और C ने फिर अपने इलेक्ट्रॉन 4 को दिया। यानी C जो है ना, मोबाइल बीच में का ही तरह काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टर की तरह काम कर रहा है। आ रही समझ में? साइटोक्रोम C की तरह काम कर रहा है, मोबाइल में लेके जाने वाला। पहले कॉम्प्लेक्स पास में था NADH ने और FADH2, इन दोनों ने अपन को
यूबिक्विनोन को दे हाँ दिया, यूबिक्विनोन को दिए। है ना। हाँ यूबिक्विनोन ने BC1 कॉम्प्लेक्स को दे दिया, हाँ BCN को। साइटोक्रोम को, मतलब हाँ थर्ड वाले को। हाँ फिर थर्ड वाले ने ना जो अपना बीच में जो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन में आउटर आउटर सरफेस। साइड, हाँ हाँ क्या बोलते हैं, जो सी कॉम्प्लेक्स है ना, हाँ साइटोक्रोम सी, हम्म उसको दे दिए। हम्म, अब ये एक तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसको दे दिए बस। हाँ दे दिए। अब ये ना क्या बोल्ट कॉम्प्लेक्स 4 को दे दिए। ओके, इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब और मैंने इसको डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है, अब देखेंगे तो समझ में आ जाएगी अपने आप। इंटरमीडिएट की तरह वर्क कर रहा है हाँ ये। मैंने बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया इसका, पूरी प्रोसेस का बहुत मस्त बना है। चलो भैया अब आ जाते हैं अपन कहाँ। तो इसकी लिंक तो शेयर करना, इट एक्ट एज अ मोबाइल मोबाइल नहीं कैरियर है, बस सिर्फ मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन तरह हेल्प करता है। बिटवीन द डैश एंड डैश। बिल्कुल। अब साइटोक्रोम 4 क्या है? साइटोक्रोम 4 क्या है? साइटोक्रोम 4, साइटोक्रोम 4 refers to साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये क्या है? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कॉन्टेनिंग साइटोक्रोम A एंड A3। तो अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देख सबसे पहली चीज़ तो ये साइटोक्रोम 4 में क्या क्या आएगा। साइटोक्रोम 4 में आएगा, नाम दिया है उसका, नाम है साइटोक्रोम C, नहीं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C। अब ध्यान से समझ लेने के बाद इंपॉर्टेंट है बहुत, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज का मतलब साइटोक्रोम C को ऑक्सीडाइज करने वाला, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला। इसका मतलब नाम इसका ये क्यों पड़ा, क्योंकि साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेता है, बस इसलिए पड़ा है नाम। ठीक है। असली में इसमें कौन कौन होता है? असली में इसमें होता है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, है ना। और इसके साथ साथ 2 कॉपर सेंटर भी होंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन लिखेंगे क्या साइटोक्रोम को? अगर 4 बोले कोई तो अपन क्या लिखेंगे? अपन बोलेंगे साइटोक्रोम 4 जो होता है वो होता है साइटोक्रोम A3, ऐसे BC बन था, ऐसे A3 होगा। देख अपन ऐसे देंगे कि जो साइटोक्रोम 4 था वो एक्चुअल में होता है साइटोक्रोम A और A3, हाँ और उसमें 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। हाँ, एक आगे और एक पीछे लगा दो कॉपर लेकिन सेंटर, हाँ ठीक है ना। है। और क्या बोलते हैं, जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, और वो किससे लेता है? साइटोक्रोम C से लेता है, इसलिए इसका नाम है बस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, है ना। तो कोई अगर अपन डायरेक्टली पूछे कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज क्या है, तो अपन बोलेंगे साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेने वाला तो कॉम्प्लेक्स 4 है ना। तो ये वाली बात है बस, और कुछ नहीं। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा स्पेशल एक चीज़ है, मैं एक काम कर लूँ, एक सेकेंड बस, इसको कट करना है। हाँ अब देखो, अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर अपन कॉम्प्लेक्स 4 का तो नाम अपन ने फिलअप में बना लिया, चलो ठीक है। साइटोक्रोम क्या आएगा उसमें? A3 आएगा, और कितने कॉपर सेंटर? 2 कॉपर सेंटर, ठीक है, 2 सेंटर्स। अब व्हेन द इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4। अब देखना ये कहानी कहाँ शुरू हुई, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक, सही है ना। 1 से ही चालू हुई है, 4 तक जा रही है। और तो जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं कैरियर अलग अलग कैरियर के थ्रू 1 से 4 तक, दे आर कपल्ड टू ATP सिंथेटेस। किससे कपल हो जाते हैं वो बाद में? डैश ATP सिंथेटेस, जो कि कॉम्प्लेक्स 5 है। अब एक और है कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 कौन है अपना? कॉम्प्लेक्स 5 कौन हो गया? ATP सिंथेटेस, है ना। ATP सिंथेस बोल रहे हैं, क्या लिखा है? ATP सिंथेस, सिंथेस, ठीक है। सिंथेस नहीं लिखा, क्या लिखा है? पता नहीं क्या है, मेरे में नहीं आ रहा इसलिए 1 मिनट। सिंथेस ही है यार। सिंथेस है, सिंथेस, ATP सिंथेस सही है, मतलब सिंथेसिस करने वाला सिंथेस होगा, ठीक है। ATP सिंथेस, ओके। When the electron pass from one carrier to another complex pattern complex couple। अब इलेक्ट्रॉन जो थे वो किससे कंपल हो जाते हैं? ATP सिंथेसिस से, फॉर द ATP प्रोडक्शन। किस क्या बनाने के लिए? ATP प्रोडक्शन करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, अब देखना मजे आएंगे। अपन ने इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिए थे सबसे पहले? NADH से और FADH2 से, है ना। और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर अपन फाइनली कहाँ पहुँचा दी? कॉम्प्लेक्स 5 तक पहुँचा दिए, जिसने इनका इलेक्ट्रॉन का यूज़ काय में कर लिया? ATP बनाने में कर लिया। तो बस यही तो होता है, इसलिए तो कॉम्प्लेक्स तक पहुंचा दिया और उसने मेन काम किया।
हाँ कॉम्प्लेक्स 5 ने इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए हैं एटीपी फॉर्मेशन के लिए कर लिए है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, क्या बोलते कॉम्प्लेक्स 5 को दे देते ना। हाँ कॉम्प्लेक्स 5 को देते हैं, इलेक्ट्रॉन तो असली में जाएंगे ऑक्सीजन के पास, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो असली में ऑक्सीजन के पास जाएंगे, लेकिन इसमें एनर्जी जो बनेगी ना इस बीच में इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, उसको यूज़ कर लेंगे एटीपी फॉर्मेशन में। इलेक्ट्रॉन चार्ज है ना एक प्रकार का, हाँ तो चार्ज जब मोशन करेगा तो क्या बनेगा, एनर्जी करेगा। बनेगी। तो एनर्जी रिलीज होगी। तो उसका यूज़ कर और सकते वो हैं। जो एनर्जी रिलीज होगी उसी का। हाँ अब ये जो डायग्राम बना है अपने डिस्कशन के थ्रू, इसको मैंने ठीक लिख दिया मैंने, यहाँ पे दिख जाएगा, वो मैंने लिखेगी ना, दिख जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन कहाँ, अगली प्रोसेस। अब इस डायग्राम पे चलते हैं, डायग्राम में क्या लिखा है इसको देखते हैं। चलो सबसे डायग्राम में सबसे ऊपर क्या लिखा है, इनर मेम्ब्रेन, है ना। अपन ने इतनी सारी बातें करी तो इसमें ये सब चीज़ें लिखी हैं तो समझ में आ जाएंगी। और फिर लिखा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और लिखा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और एक माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगी, है ना। नहीं आउटर मेम्ब्रेन नहीं है वो, इनर अरे सुन तो, मेम्ब्रेन आउटर सरफेस। दो मेम्ब्रेन होती हैं, तो इसमें नहीं लिखी ना वो वाली बात। एक इनर मेम्ब्रेन अच्छा, स्पेस है, उसके बाहर क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगी। हाँ हाँ दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा, और फिर एक इनर मेम्ब्रेन है, और उसके बाद मैट्रिक्स होगी। तो अपन को मतलब किससे, इनर मेम्ब्रेन से। देखो सबसे पहले नीचे इसमें कॉम्प्लेक्स, अपन ने जो NADH के बारे में बात करी थी वो लिखी है। कॉम्प्लेक्स 1 था NADH डिहाइड्रोजनेस, इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 तो ये खुद ही है ना। और इसको इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, ये NADH प्लस H प्लस ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, और क्या बना लिया, NAD प्लस बना लिया, ठीक है ना। हाँ NADH प्लस H प्लस में दिया। हाँ इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये बना लिया। लेकिन एक बात बताओ, जब भी इलेक्ट्रॉन देगा ये, तो इसके साथ H प्लस जुड़े हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जब भी ये देगा तो H प्लस भी तो बनेंगे। तो वो H प्लस कहाँ चले जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे हो गए। देखो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास लाइन। हाँ वो ऑक्सीजन नहीं, पहले सबसे पहले ध्यान से कि मेम्ब्रेन में एरो बना है ना, वहाँ पर इकट्ठे हो गए इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, जैसे हमारे ह्यूमन में इकट्ठे हो रहे थे फोटोसिंथेसिस में। हाँ लेकिन यहाँ कहाँ, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। एरो नहीं बना इस कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू, अच्छा। FMN से फिर FES से फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, लेकिन वहाँ पे हाइड्रोजन भी चलेगा ना यहाँ पर। इधर चलेगा UQ तो के, देखो, हाँ H+4 के पास है। तो इनने बोला अपन से, सबसे पहले देखो इनने क्या बोला अपन से कि भैया NADH तो ने अभी कहाँ चल जाएंगे ये वाले। देखेंगे अपन आगे। NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए, NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको, कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन देखो अंदर किस में, अभी ये थ्योरी में लिखा, लेकिन यहाँ लिखा है FMN है, यहाँ पर FMN, और FES है, FMN और FES, है ना। तो ये पूछेंगे कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या होता है, तो हम बोलेंगे FMN और FES होता है इसमें। नाम तो उसका देख, नाम तो उसका क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेस है, लेकिन उसमें होता क्या क्या है, तो अपन उसमें ऐसे उसका नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज था, लेकिन उसमें होता क्या क्या था, AA3 होता था। ऐसे ही इसमें पूछेंगे क्या होता है, तो अपन बोलेंगे FMN और FES होता है। इज इट क्लियर। हाँ ठीक है, अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। अब देखो इसने बोला कि भैया अब देखो FMN इतनी पास बात हो गई कॉम्प्लेक्स 1 की, है ना, और यहाँ से 4H निकल गए, वो यहाँ पर आ गए, इनको अपन रखते जा रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है इनका। फिर अपन फिर इनने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, यूवी कैनॉन को दिए। यूवी कैनॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए फिर बाद में, मतलब वो रिड्यूस हो, यूवी कैनॉन जो है वो रिड्यूस हो गया, और क्या बना लिया इसने, यूवी कैनॉल बना लिया था। कैनॉन से क्या बना लिया था, क्यूनॉल। ठीक, अब थोड़ा एक काम करो, ग्रीन कलर के पार्ट को छोड़कर नीचे आएंगे अपन कॉम्प्लेक्स 2 पर। कॉम्प्लेक्स 3 छोड़ दो, अभी कॉम्प्लेक्स 3 से छोड़ के कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2 पर जाए मान लो। तो कॉम्प्लेक्स 2 का नाम दिया है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस। अब इसकी कहानी पढ़ी थी अपन, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस के जब प्रोसेस होती है तो FADH बनता है। हाँ।
तो एफ, जब ये सक्सीनेट जो है फ्यूमिनेट में कन्वर्ट हो रहा था तो FADH बनता है, और वो FADH अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, अब कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। हाँ नहीं, वो खुद ही मतलब ये खुद ही FADH था ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन ही कॉम्प्लेक्स इसको दे रहा था, यूबिक्विनॉन को दे रहा था। FADH2 खुद अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है थर्ड ना। वाले को। हाँ, अब यहाँ पर लेकिन FES है, कौन है यहाँ पर, FES। वहाँ पर कौन था, FMN और FES दोनों थे, पर यहाँ पर कौन है, सिर्फ और सिर्फ FES है ना। तो ये पूछेंगे कि अब कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है उसका नाम तो अपन को क्लियर है कि नाम तो FADH की वजह से उसका सक्सीनेट डिहाइड्रोजन हो गया, लेकिन उसमें होता क्या क्या है, तो अपन उससे बोलेंगे FES, FAD तो होता ही है, और उसके बाद क्या आता है, FES आता है, FE। बट वहाँ पे FAD क्यों नहीं होता है? वहाँ पे FMN था, क्या? FMN था वहाँ पर, FMN, हाँ यहाँ पे FAD। FAD और FES है ना। ये कहानी होगी। अब बताना है, चलो ये हो गया, ये बहुत बारीकी से देखना, ये क्वेश्चन समझ गया। फिर इन्हें बोला ये हो गया, इसके बाद अपन देख, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन किस तरह दे दिए, इसने दोबारा यूबिक्विनॉन को दे दिए, और यूबिक्विनॉन फिर से रिड्यूस होकर यूबिक्विनॉल बन गया, है ना। इनको ऐसा करना था जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसमें, ये दोनों यूबिक्विनॉन पर गए हैं, पहला भी गया और तीसरा भी गया है, लेकिन ये दूसरा भी गया, लेकिन इन्हें ऊपर नीचे बनाया, कोई बात नहीं है ना। अब क्या होता, अब ये दोनों मिलाकर किसके पास गए, साइटोक्रोम B के पास। ग्रीन कलर के पार्ट में साइटोक्रोम B है। अब साइटोक्रोम, अब कॉम्प्लेक्स 3 का नाम BC1 है, तो BC1 में पहले B के पास गए, फिर B के बाद साइटोक्रोम B के पास से बाद फिर FES के पास गए, और FES से BC1 के, FES के पास फिर C1 के पास गए, तो साइटोक्रोम BC1 में भी बीच में कौन भरा है, FES। तो यही तो है कि मतलब FES तो हर जगह है, तो अच्छी बात है कि FES तो हर जगह है, लेकिन ऊपर उसमें कॉम्प्लेक्स 1 में क्या था, एक्स्ट्रा FMN था, फिर कॉम्प्लेक्स 2 में एक्स्ट्रा कौन था, FAD था, और कॉम्प्लेक्स 3 में एक्स्ट्रा कौन है अपने पास, साइटोक्रोम B और BC1, मतलब BC1 है सिंपल, है ना, और बीच में FES भरा है। अब यहाँ से और यहाँ से भी देख हाइड्रोजन बाहर गए हैं, है ना, यहाँ से भी हाइड्रोजन बाहर निकले हैं, हाँ एक सेकंड ये बाहर निकले ना हाइड्रोजन, तो एक बार ऊपर निकले थे और एक बार यहाँ निकले, 2 जगह हाइड्रोजन अपन रख ली, 4 और 4 कितने हाइड्रोजन हो गए अपने पास, 8। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं साइटोक्रोम C1 पर, ये C1 से कहाँ चले गए, साइटोक्रोम C पर, और ये कहाँ है प्रेजेंट हो रहा है, देखो आउटर मेम्ब्रेन की साइड प्रेजेंट है ना, ये मतलब इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है ये, राइट। हाँ आउटर सरफेस प्रेजेंट है ना, नहीं है। चलो अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर गया, उठाकर किसके पास ले गया, साइटोक्रोम 4 के पास ले गया। साइटोक्रोम 4 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स C, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, देखो नीचे लिखा है रेड कलर के साइड में, है ना, साइटोक्रोम 4। साइटोक्रोम 4 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसने अब इलेक्ट्रॉन दिए कॉपर सेंटर को दिए हैं, फिर कॉपर सेंटर से इलेक्ट्रॉन A के पास गए, फिर A से A3 के पास, और A3 के बाद किसके पास, साइटोक्रोम फिर से कॉपर के पास चले गए, है ना। हाँ, इसमें 2 कॉपर थे, वो तो मैंने लिखा था वही सब चीज़ें। इसमें से 2 H निकले, कितने H निकले यहाँ से, 2 H, है ना, 2 H निकले हैं, वो तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न होगा कुछ ना कुछ, उसमें नहीं लिखा, वो थ्योरी में लिखा अपनी, ऊपर नीचे से 2 H 4 H निकले, यहाँ से 2 H निकले, कोई रीज़न नहीं लिखा। अब देखना यहाँ से, क्योंकि 2 H यहाँ निकल गया ना इस साइड, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, यहाँ से 2 H निकल के वहाँ गए, वैसे तो हुआ है और कुछ नहीं हुआ। 2 H पानी ने यूज़ कर लिए यहाँ पर, 4 निकले होंगे, लेकिन 2 पानी ने भी यूज़ करे ना यहाँ, ऊपर नीचे पानी ने यूज़ नहीं करे थे। केस करना पड़ेगा H2O है, 4 H निकले होंगे, 4 H में से 2 H कहाँ यूज़ होगा, इसमें पानी के फॉर्म में यूज होगा, पानी फॉर्म में, और बाकी के जो हाफ बाकी के जो 2 बचे तो वो वहाँ पर साइड चले गए, ठीक है ना। ओके अब OH और जो ऑक्सीजन है इनने मिला के बना लिया अपन से पानी बना लिया, ठीक है। ओके, तो अब ये पूछेंगे कि पानी कहाँ फॉर्मेशन, अब मैं बाद में क्वेश्चन बना दूंगा, पानी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, साइटोक्रोम 4 में हो रहा है अभी तो, है ना। वाटर का फॉर्मेशन तो अब पूछूंगा, क्वेश्चन तो सारे बन जाएंगे अभी 10-12 क्वेश्चन। चलो भैया अब आते हैं अपन कहाँ, अब देखो ये जो सारे के सारे H, अब देखो मजे आएंगे, जितने भी H बने थे ऊपर बने थे 4,
है ना। फिर यहाँ नीचे बने 4 और उसके नीचे फिर 2 बने, कुल मिला कितने बन गए, 10H बन गए ना। ये 10H पूरे के पूरे अब यहाँ आ गए देखो, नीचे ग्रीन कलर वाले पार्ट में, F0 पार्ट पे, ये यहाँ से क्रॉस होंगे अब, है ना। और जहाँ यहाँ से आए थे ना, अंदर की साइड से बाहर साइड गए थे, अब दोबारा वापस आएंगे, इसी साइड आएंगे दोबारा, है ना। और देखो ग्रेडियंट बन गया एक, यहाँ बाहर या इस साइड प्लस बन रहा था, इस साइड क्या बन रहा था, माइनस, है ना, नीचे प्लस माइनस बने। और ये एटीपी सिंथेस जो कॉम्प्लेक्स 5 था, उससे गुजर कर एटीपी बनाएंगे, है ना, एटीपी बन रहा है यहाँ पर, और H प्लस इस साइड भी आ रहे हैं। नहीं यार, मुझे क्या बोलना था। सबसे पहले सारे के सारे H प्लस F1 से क्रॉस करें, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे इस साइड से वो, पहले ग्रीन वाले पार्ट F0 को और फिर F1 को, है ना, और उसके बाद बस एटीपी बन जाएगा। तो बात यह है कि ये H प्लस यहाँ से क्रॉस करे तो एटीपी कहाँ से बन गया, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, अच्छा। उस एनर्जी को यूज़ करके एडीपी और फॉस्फेट जुड़ जाते हैं, है ना। तो अपन से ये क्वेश्चन पूछेंगे पहले कौन आया, तो पहले F0 आएगा, फिर कौन आएगा, F1 आएगा, है ना। तो और F0 जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, अरे यार जी, ग्रीन पार्ट से कौन पास हो रहा था अपने पास, F0, ग्रीन पार्ट का नाम F0 है, तो और पहले F0 आया, फिर उसके बाद F बनाया, तो पूछेंगे तो पहले कौन आता है, पहले बोलेंगे F0 आता है, फिर बाद में कौन आता है, F1 आता है ना। तो पूरा डायग्राम हो गया ख़त्म। अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक एक करके आंसर देना पड़ेंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ रह गई इसमें, और जो एक NADPH होता है वो कितने ATP बनाता है, 3 ATP बनाता है, और एक FADH क्या बनाता है, 2 ATP। ये और बात हो गई, तो इसको भी अपन देख लेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब अपन क्वेश्चन में पेज ऐड कर रहा हूँ एक नया, और इससे क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें भी नया पेज ऐड करना है। ऐड, चलो पूरा नया ही पेज ऐड कर दिया मैंने, हो जा। उसमें जगह नहीं मिलती, नीचे में ज़्यादा बुक जगह नहीं है ना, इसलिए अब देखना आप बनेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये कॉम्प्लेक्स बन, मैं तो कॉलम बनाते हैं, अच्छा ना। पहले ये बताओ कॉम्प्लेक्स बन क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेस, सही है ना, डिहाइड्रोजन, ठीक है। NADH डिहाइड्रोजनेस में क्या क्या आता है, ये तो उसका नाम हो गया, इसमें क्या क्या आता है, FMN आता है और FES आता है, FMN और FES, ठीक है। इसके बाद इससे कितने हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होते हैं उस साइड की तरफ, मेम्ब्रेन के उस साइड, 4 हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब दूसरी बात नंबर सेकंड, कि भैया कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है, और इसमें जैसे वहाँ पे FMN आ रहा था, यहाँ FD आता है, और हाँ। FES दोनों में कॉमन रहता है, तीनों कॉम्प्लेक्स 2 का नाम, क्या था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। और इसमें आता कौन कौन है, अभी मैंने बताया तो FES आता है, FES तीनों में कॉमन रहता है, और यहाँ जो ऊपर वाले में FMN था, इधर पे FAD होता है, अरे यार जो मोबाइल हैंग मार रहा, FAD और FES। वो मोबाइल हैंग मार गया, विजेता चालू हो जाओ। हाँ वो ये बोल रहा था फ्रेंड कहीं टूर मूर पे जाना है तो बता देना। किसको? ये मोबाइल हैंग मार गया, 1 मिनट में। कब जा रहा है? ये भी 4 करेगा, 4H करें। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 होता है साइटोक्रोम BC1। हाँ साइटोक्रोम, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम बताना है, नाम क्या है कॉम्प्लेक्स 3 का, इसमें क्या आता है वो नहीं बताना अपन को, वो बताना है बाद में। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, हाँ इसका नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज। और इसमें क्या क्या आता है, राइट, क्योंकि ये ना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है ना इन दोनों से। हाँ और इसमें आता क्या क्या है,
इसमें आता है साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम B और FES तो तीनों में कॉमन। हाँ साइटोक्रोम नहीं C1 आता है, सबसे पहले साइटोक्रोम C आता है। साइटोक्रोम सबसे पहले साइटोक्रोम B आएगा, फिर FES आएगा, फिर साइटोक्रोम C1 आएगा। FES आएगा, फिर आएगा साइटोक्रोम C1। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ कहाँ, कॉम्प्लेक्स 4 पर। कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है? उससे पहले आउटर मेम्ब्रेन में ये आ जाते हैं ना, आउटर मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं ये। हाँ, अब आउटर मेम्ब्रेन में, अब पहले मैंने साइटोक्रोम 4 पूछा है, वो क्वेश्चन बताना है, आंसर नहीं देना। ठीक ठीक है। साइटोक्रोम 4 क्या होता है? साइटोक्रोम 4 होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। हाँ 4 क्या होता है? साइटोक्रोम C। अरे नहीं होता साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कहाँ से हो जाएगा? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज तो 3 हो गया ना। नहीं, कल बता दिया मैंने। हाँ एक वही सेकंड, तो मैं तो बोल रही फिर थी। 3 क्या था? कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है ना वो साइटोक्रोम BC1 होता है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैंने उल्टा हो गया काम। हाँ, एक और मिनट। जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है और ना, ऐसा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। कुछ नहीं, उसको नीचे रख दिया उठा के, कट कट कॉपी पेस्ट हो जाता। और अपन ने ये भी डिसाइड किया था कि जो A1 एंड A3 और 2 कॉपर सेंटर होते हैं वो साइटोक्रोम 4 में होते हैं। साइटोक्रोम 4 में होते हैं, हाँ यार सही है। चलो सॉरी गलती से हो गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइटोक्रोम 3 में क्या था? साइटोक्रोम BC1 था। हाँ सही बात है एकदम। और उसमें आता कौन कौन था? B और F। हाँ यार सॉरी। चलो ये अब आते हैं साइटोक्रोम 4 में क्या आ गया? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम उसका। और उसमें आता कौन कौन है? 2 कॉपर आते हैं। हाँ एक कॉपर A पहले, बनाता है और एक कॉपर A3। पहले आएगा, एक कॉपर पहले आएगा, फिर उसके बाद और एक कॉपर के बाद बाद में आएगा, फिर एक साइटोक्रोम A आएगा, साइटोक्रोम A आएगा, फिर साइटोक्रोम 3 आएगा, फिर 2, फिर एक और कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम कॉपर आ जाएगा। A3 आया, फिर कॉपर एक और आ गया। अब इसमें कितने हाइड्रोजन ट्रांसफर होते हैं? 2। इसमें 2 हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। ठीक, अभी तक अपने पास क्योंकि 4। 2 हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं। हाँ 2 हाइड्रोजन पानी, हाँ इसीलिए, हाँ इसमें यहाँ पे रीज़न भी मिल जाएगा अपन को इसका पानी का। इसीलिए इसमें क्या होता है, पानी 2 हाइड्रोजन का, हाँ पानी भी इसी प्रोसेस में बनता है ना, पानी भी यहीं बनता है, H2O वहीं बनता है। ठीक है, अब उनसे पूछा जाएगा कि भैया बहुत खतरनाक हो रहा है, आज तक इतना खतरनाक तरीके से ETS नहीं हुआ होगा सिस्टमेटिक। अब देखो, मतलब हुआ होगा लेकिन पता नहीं कहाँ हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन? 6 नंबर पे देखते हैं। मतलब अच्छा हो रहा है। हाँ अच्छा। अब साइटोक्रोम C इतना खतरनाक तरीके से नहीं खुला होगा, मतलब ये बोल रहा हूँ। साइटोक्रोम अब कॉम्प्लेक्स 4 तो हो गया। कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 5 होता है जिसमें F नॉट आती है और ATP आती है। इसका नाम है ATP सिंथेज ना, ATP सिंथेज। और इसमें आता कौन है? इसमें ATP सिंथेस होता है और इसमें F नॉट आता है, F बनाता है। हाँ F नॉट और F। जिससे हाइड्रोजन पास आउट होते हैं यहाँ से, और यहाँ पे ATP और फॉस्फेट मिलके, फॉस्फेट फर्स्ट मिलके ATP बनाता है। साइटोक्रोम एक सेकेंड, F नॉट आएगा, F बनाएगा, और इसे हाँ F नॉट आएगा, फिर कौन आएगा? F बनाएगा, और इसमें ही सारे हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होंगे, सारे के सारे हाइड्रोजन इसमें से ट्रांसफ़र होंगे, और क्या बनेगा इस प्रोसेस में? ATP। हाँ सही है ना। अब मैं कल पूछूंगा सारे साइटोक्रोम, देखते हैं आते कि नहीं आते। चलो अब एक बीच में एक चीज़ रह गई, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के बारे में देखते हैं। चलो साइटोक्रोम C क्या करता है? साइटोक्रोम C रह गया था अपना, है ना। साइटोक्रोम C किस किस के बीच में होता है पहले तो? साइटोक्रोम C अपना रह गया था। हाँ साइटोक्रोम C, अरे लिखा नहीं है ना ये मैंने। चलो साइटोक्रोम C किसके, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की बात कर रहा है तो नहीं, साइट क्या बोलते, अटैच रहता है ये, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। और ये क्या बोलते हैं, मोबाइल कैरियर की तरह वर्क करता है। और कहाँ होता है ये? आउटर पार्ट, आउटर सरफेस पे, किसके? क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर सरफेस पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पर होता है। इनर आउटर सरफेस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आउटर सरफेस पर और होता ये है। क्या बोलते हैं, वर्क करता है कॉम्प्लेक्स साइट और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में, हाँ। जिसमें वो दो, इन दोनों के बीच में एक वो वाले तेरे वो वाले यूट्यूब चैनल। देखो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भैया एक NADH से और एक NADH, एक NADH से और एक FADH से, H2H2 होते हैं, NADH2 FADH2, इससे कितने ATP बनते हैं? अरे ये तो पता है ना, 3 ATP बनते हैं उससे और 2 ATP बनते हैं FADH।
हाँ वो भी पता ही था वैसे तो, दो ATP इससे तो ये अब जल्दी जल्दी बताना है ना, बिल्कुल बिना सोचे समझ जल्दी जल्दी बताना है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम पहला जो NADH देगा है ना, दूसरा कौन सा जो FADH देगा जैसे, है ना। वो तीसरा कौन है जो इन दोनों को देंगे, इन दोनों ये दोनों किसको ये दोनों तो वैसे यूबिक्विनोन को देते हैं। FADH देगा ना ये अपन, ये थर्ड वाला। थर्ड वाला नहीं, पहले Second वाला। पहले Second वाला। NADH, पहला NADH, दूसरा FADH देगा, है ना। ये दोनों मिलाकर किसको देते हैं, यूबिक्विनोन को देते हैं। हाँ, यूबिक्विनोन किसको देता है, साइटोक्रोम BC1 को। हाँ। तीसरा हो गया, तो 3 तो लाइन से हो गया भैया, NADH FADH और BC1, है ना, मतलब बीच में एक यूबिक्विनोन आ जाता है बस। फिर जो BC1 है वो अब BC1 4 को देना चाहेगा। BC1। हाँ BC1 4 को देगा, बट 4 डायरेक्ट थोड़ी दे पाएगा, 4 को C के थ्रू देगा वो, है ना। BC1 4 को देगा, अब 4 के थ्रू किसको थ्रू देगा, C को, C के साइटोक्रोम C के थ्रू, है ना। साइटोक्रोम C पक्के में कौन होगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होना पड़ेगा उसे, है ना। और ठीक ही हो गया। इसके बाद साइटोक्रोम 4 कौन होगा, साइटोक्रोम 4 जो C से ली, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और उसमें क्या होगा AA3 या दो कॉपर सेंटर और AA3, इसी में पानी बन जाएगा। अब बताओ साइटोक्रोम 5 तो हो ही चुका था, ठीक है। सारे अपने साइटोक्रोम हो गए, सारे अपने पास वो गए कॉम्प्लेक्स, उनके नाम चल और प्लीज यार एक दो क्वेश्चन। और ATP। अच्छा एक बात है, यूबिक्विनोन से यूबिक्विनॉल बनता है, तो यूबिक्विनोन जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन लेता है। अब वो 2 से देता है, एक तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और कॉम्प्लेक्स सेकंड से। कॉम्प्लेक्स 1 से लेगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड से, और फिर यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन किसको देता है, वो देता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को देता है, मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अपने कौन थे जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट थे, मतलब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट थे, वो थे क्या वैसे, उनको क्या बोल रहे थे, हाँ साइटोक्रोम C बोल रहे थे। यूबिक्विनोन साइटोक्रोम, ओह भाई यूबिक्विनोन जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा ना, हाँ वो दे, लेकिन मतलब वो इधर से जाएंगे, सॉरी ये तो अपना इंटरमीडिएट है, वो तो कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। हाँ क्विनॉन है, क्विनॉल बनेगा, क्विनॉल फिर वो साइटोक्रोम 3 को देगा, ये दोनों मिलाकर 1 और 2 यूबिक्विनोन को दे रहे थे, यूबिक्विनॉल बन रहा था, तो यूबिक्विनॉल बाद में साइटोक्रोम 3 को देगा ना। कहिए देख 1 का 2 से कोई रिलेशन है ही नहीं है, वैसे भी सेपरेट है वो तो अलग अलग, है ना। वो दोनों अपने सेपरेटली इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को दे रहे हैं। 1 और 2 का सेपरेटली 3 से कोई रिलेशन नहीं है, जहाँ उसी पर रहे हैं लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं है भैया, है ना। तो अब 3 का इलेक्ट्रॉन जाएगा 4 पर, लेकिन 4 से कोई इसका संबंध नहीं है सीधा, यानी हर किसी न किसी के बीच में कोई ना कोई कैरियर है, है ना। और हाँ 4 का जरूर किससे रिलेशन हो जाएगा, 4 का 5 से कोई रिलेशन नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 4 और 5 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। देख 4 का 5 से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो जहाँ सिस्टम खत्म हो गया है, यहाँ तो हाँ। हाइड्रोजन पास हुई तो उससे। वाह कितना सिस्टम सही है। किसी मतलब अपन लिख सकते हैं, एक लाइन लिख रहा हूँ मैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगले से कोई रिलेशन नहीं है, या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना। नहीं रिलेशन है, बट किसी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, हाँ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, वही तो, किसी भी कॉम्प्लेक्स का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। हाँ डायरेक्ट रिलेशन, कितना अच्छा रिलेशन है, और ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। लेकिन क्यों ये कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5 का भी नहीं है एक तरह। हाँ नहीं है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थोड़ी हो, उसमें तो हाइड्रोजन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स 5 तो अलग ही है, सबसे हाइड्रोजन ले लेगा वो बाद में। इलेक्ट्रॉन का तो कुछ काम ही नहीं होता। ठीक है ओके, ठीक है वाह अच्छी बात है, वैसे अच्छी चीज़ निकली है अपनी आज, ठीक है आज ऐसी चीज़ निकली है कि इसकी कोई हद ही नहीं है इतनी अच्छी, है ना। चलो अब चलते हैं अपन कहाँ, आगे बढ़ो। इन द एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिट। एक सेकेंड, चलो। इन द एरोबिक रेस्पिरेशन द रोल ऑफ डैश इज limited to the terminal stage, yet oxygen is a dash since it derives the whole process by removing dash from the system, है ना। बहुत सारे डैश छूट गए। देखो द रोल ऑफ द डैश इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, द रोल ऑफ डैश इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज
to yet oxygen is the dash since it drives the whole process by removing dash from the system. ऑक्सीजन अरे यार कुछ सिंपल है, छोड़ो। ऑक्सीजन का करता है अपने इलेक्ट्रॉन लेता है ना प्रोसेस, और वहाँ हाइड्रोजन रिसीव करता है, और हाइड्रोजन रिसीव करने की वजह से वो वाइटल रोल होता है, प्ले होता है, ठीक, खत्म। अब इट एक्ट एज अ डैश हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर डैश एक्सेप्टर, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इन द रेस्पिरेशन एनर्जी ऑफ क्रोम 4 का काम पानी लेना हो गया और 5 का काम एनर्जी बनाना हो गया, है ना, अच्छा है, बढ़िया। और 1 और 2 का काम इलेक्ट्रॉन देना हो गया, बीच में एक ही बचा बस 3। बस ये तो इसे टर्मिनल स्टेज बोल रहा है। तो स्टेज टर्मिनल स्टेज का मतलब आखिरी तो है, एटीपी बनने के जस्ट पहले वाली है, तो कोई एटीपी तो अलग ही हो गया ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी वहाँ पे जा रहे हैं, है ना। लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, आखिरी के बाद चलती है, नहीं लास्ट स्टेज नहीं बोला। बोल रहे बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। हाँ तो हाइड्रोजन कम कर रहा है ना ये, जो हाइड्रोजन इस मेम्ब्रेन के साइड आएंगे वो कहाँ जाएंगे, फिर वो पानी ले लेगा, पानी बन जाएगा उससे। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, क्योंकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही जाएगा ना। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन जाता है उसके फोर्थ वाले में क्यों नहीं जा रहा है? फोर्थ वाले में भी हाइड्रोजन जाते हैं, पर वो फोर्थ वाला हाइड्रोजन खा थोड़ी जाएगा, क्रॉस होंगे वहाँ से तो बस। नहीं क्रॉस होंगे, लेकिन फोर्थ वाले में पर यार तो फोर कहाँ, फोर में तो जाएंगे। साथ हाइड्रोजन भी जाएगा ना। पहले क्वेश्चन जो यहाँ से बनी थी उसको टाइप यूज़ कर लिया अपन ने फोस्फोराइलेशन में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डैश फॉस्फोराइलेशन। बहुत सारा लिखा रहता है इस पेज में भी, बहुत बड़ा पेज तो नहीं है लेकिन बहुत लिखा रहता है। इट इज़ नॉट द फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लाइट एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा है, ये कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, ठीक है। लाइट रिएक्शन होती है ना, वहाँ पर फोटो फॉस्फोराइलेशन होता है, उस जैसा नहीं है ये ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो प्रोड्यूस प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर द, ठीक। अब द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ETS इज यूटिलाइज टू डैश टू सिंथेसाइज डैश बाय डैश कॉम्प्लेक्स 5। द ATP, ये वही सब बातें जो अपन पढ़ चुके। ATP सिंथेसिस हैज 2 मेजर कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं F1 और F0। F1 क्या होता है? हेड पीस होता है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसका नाम क्या है? पेरिफेरल। अपन ने तो अभी ये पढ़ा ना फोस्फोराइलेशन। F1 कंपोनेंट, F1 हेड पीस कौन है? पेरिफेरल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स, है ना, पेरिफेरल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है। तो पेरिफेरी की साइड होता है, मतलब एक में क्या नाम? पेरिफेरल मेम्ब्रेन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इसमें फिर द साइट फॉर द ATP सिंथेसिस फ्रॉम द ADP एंड इनॉर्गेनिक फॉस्फेट, सही है। ऐसी साइट ATP सिंथेसिस की फॉस्फेट, ATP बन जाता है। और क्या बोलते हैं इसका नाम है, इसे F1 हेड पीस बोलते हैं, और इसका पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और F1 कौन है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। नहीं, F0। इट फॉर्म्स अ चैनल थ्रू विच प्रोटॉन क्रॉस इनटू द इनर मेम्ब्रेन, ये चैनल बनाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं द पासेज ऑफ प्रोटॉन। The passage of proton is coupled to the catalytic side of the F1 component for ATP production। और जो passage प्रोटॉन में पास होते हैं तो उसका जो उससे कुछ चेंज होता है, फिर उसकी वजह से पास हो रहे थे ना। हाँ, तो प्रोटॉन ही तो हाइड्रोजन होते हैं। Passage of proton is coupled to a catalytic side to a dash side of F1 component for the ATP production। यानी F1 में कुछ ऐसा होता है, कैटेलिटिक साइड होती है, उससे वो कपल्ड होता है, कैटेलिटिक साइड से कपल्ड होता है, ठीक। कैटेलिटिक साइड होती है उससे कपल्ड। डायग्राम देख के शायद समझ में आएगा। चल डायग्राम आज टेस्ट लग रही आएंगी कुछ। हाँ, फिर इसमें क्या बोला? 2 ATP प्रोडक्शन एन टू द मैट्रिक्स ऑफ डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। क्या बोला? आवाज़ नहीं आ रही तेरी। से पॉइंटर कर रहा था। हाँ, तो यूवी को इलेक्ट्रॉन दिए थे उसने, हाँ। तो वहाँ से 2 H+ बने होंगे,
और फिर जब कॉम्प्लेक्स 1 से निकला, कॉम्प्लेक्स 1 से निकल के कॉम्प्लेक्स वो यूबीक्विनोन के बाद से फिर वो कॉम्प्लेक्स 3 पे गया, वहाँ से भी 2H निकले, तो 4H होगा। और नीचे जो कॉम्प्लेक्स 4 निकालता है 2H, वो 6 हो गए ना। एक सेकंड क्या बोला, देख अब पहले स्टार्टिंग हो गया, फिर उसका यूनिक्रोन के बाद में अगर तो निकल जाए, फिर उसके बाद ये अपना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 3 से निकले 2, एक कॉम्प्लेक्स 3 से 4 निकले हैं ना। 4 निकले ना। हाँ तो उसमें तो FADH के भी है ना, NADH के 2 होंगे, NADH के 2 यहाँ होंगे ऊपर, 2 नीचे होंगे, है ना। तो इसके इसको और तो ये कितने, और नीचे की तरफ जो 2H हैं वो कुल मिला के 10H निकले हैं, 10H। 10H से कितनी एनर्जी बनेगी, 5 ATP बनेगा उनमें से। हाँ अब 5 ATP में से 3 ATP किसके होंगे, 5 ATP बनेगी, उनमें से 3 ATP किसके होंगे, NADH की होगी, और 2 ATP FADH2 हाँ जाएगी। हाँ FADH2 बाद में एंटर किया है, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 2 है उसका नाम, तो मतलब वो बाद में एंटर किया है प्रोसेस, तो 2H कम दे पाएगा वो, है ना। और कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो 2H ज़्यादा देता है, एक्स्ट्रा देता है ना, 2H एक्स्ट्रा देगा, इसलिए वो 2 ATP एक्स्ट्रा बना लेता है। ठीक है, नहीं आई, लीज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन लीज हो रहे हैं ना, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स 3 है, एक कॉम्प्लेक्स 2 है, वहाँ पे देखो कोई हाइड्रोजन लीज हो रहा है वहाँ पर, कोई नहीं हो रहा है। तो वही तो बात है, ये तो डिफरेंस है, ये हाइड्रोजन लीज कर ही नहीं रहा खुद से, और NADH तो खुद से भी कर रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 के साथ तो करेंगे ये दोनों, यानी उसने पहले ही 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रिलीज कर रखे हैं NADH ने, तो 2 एक्स्ट्रा रिलीज करें तो इसलिए एक्स्ट्रा ATP बनेगा NADH का। कॉम्प्लेक्स 1 से H निकल रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 3 से H नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 से H नहीं निकले, हाँ आ गया मुझे को समझ आया, है ना। तो यही तो अंतर पैदा हो गया ना, यहाँ से 1 से निकले लेकिन 2 से H नहीं निकले, यही तो बात है। अच्छा ये यही रीजन है कि इसमें ATP एक एक्स्ट्रा बनती है, इसमें एक ATP कम, क्योंकि आपने 2 हाइड्रोजन पहले ही रिलीज करा, तो हाइड्रोजन पहले रिलीज कर दिए, और कॉम्प्लेक्स 3 से निकली है, तो 4 कर रहा है वो, हाँ 4 कर रहा है, लेकिन 2 अब 4 कर रहा है, लेकिन FADH भी तो 4 कर रहा है, तो 2 उसके काउंट होंगे, एक्स्ट्रा वाले 2 है लेकिन उसमें से वो 2 किस में काउंट हो जाएंगे, 2 तो FADH के भी हैं, अब FADH के एक्स्ट्रा नहीं, देख जैसे 4 रिलीज किए यहाँ से इसने, 4 में से, और FADH ने भले यहाँ पर एक भी नहीं किया, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स 3 से रिलीज होंगे, हाँ वैसे इसमें तो हाँ ये बात भी सही, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन 4H निकले, और कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन 4H निकले, तो यहाँ से 2 ATP बन गया, और एक ATP यहाँ कॉमन, दोनों एक एक हो जाएगा। फिर नीचे वाला H कहाँ से कहाँ गए, ये देखना है, थ्योरी में नहीं लिखा। चलो अब अपना देखना, अब तो अपन रहने दो। अब देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये जो रेस्पिरेटरी वैलेंस शीट बची है, ये सब कुछ रिपीटेड चीज़ें आएंगी इसमें, अपन जो पढ़ चुके हैं हालांकि, है ना। तो 2 मिनट में अपन खत्म करके फिर उसका लिखना है, जल्दी और इसके बाद तो फिर ये एम्पिरिकल पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, इसको देख छोड़ देंगे, इसको जरूरत नहीं है करने की। नहीं कर लेंगे भैया, इतना दिन बचा है। नेट गेन ऑफ ATP, अब जल्दी अब समझने वाला कुछ भी नहीं बचा, जल्दी कर सकते हैं इसको। देखो नेट गेन ऑफ ATP फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption, ऑल द स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस TCA एंड ETS ऑकर सिक्वेंसली एंड ऑर्डरली। देखो हाँ ठीक है, तो ये हो गया कॉमन सी बात। NADH सिंथेसाइज इन द ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, जो NADH बना है ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, एंड अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। Intermediates in the pathway are not used to synthesize other compound, and only one glucose is being respired, and other alternative substances are not entered in the pathway at any stages. Clear है सारी कहानी? हाँ बस ये वाला नहीं आया, इंटरमीडिएट पाथवे। इंटरमीडिएट जो बनेंगे बीच में ग्लाइकोलाइसिस में या फिर कहीं भी रेस्पिरेशन, वो किसी और कहीं और नहीं जाएंगे, मतलब रेस्पिरेशन में ही रहेंगे, ऐसी बात है। मतलब डिसिप्लिन फॉलो होगा सारी उसमें। और ये फोर्थ वाला क्या, ओनली वन ग्लूकोज बीइंग, एक ही ग्लूकोज एक बार में रेस्पायर होगा, तब ये सब चीज़ें हो रही होंगी।
फिर इन्हें क्या बोला, सच एजम्पशन आर नॉट वैलिड बिकॉज ऑल द pathway work simultaneously and do not take place at any after one another. फिर substance enter the pathway are withdrawn from the it as when necessary. फिर बोल रहे हैं कि ATP is utilized as and when needed. ATP is utilized as and when needed. Enzymatic rates are controlled by multiple means. हाँ सही है. फिर such calculations are useful to appreciate the efficiency of living system in exact extraction and storing the energy. है ना, ये भी कहानी क्लियर है क्या नहीं? मैं शॉर्ट में बता दे रहा एक बार जल्दी से, पूरी के एनालाइज नहीं करने की जरूरत नहीं है इसमें. इनने बोला कि ये सब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, एटीपी का प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब कर पाएंगे तब सारी प्रोसेस डिसिप्लिन में चले. डिसिप्लिन का मतलब जो जो अपन ने पढ़ा वैसे चले. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आए, फिर ग्लाइकोलिसिस हो, ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर क्रेब्स साइकिल हो, क्रेब्स साइकिल के बाद ETS हो लाइन से. ग्लाइकोलिसिस का जो NADH है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाए ETS में, है ना, और कोई इंटरमीडिएट बने वो कहीं इधर उधर ना हो. ठीक, पर ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लिविंग सिस्टम में ऐसा और डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो सकता है ना, उसमें सबको साथ में चलता रहता है. ठीक है, फिर भी अपन कैलकुलेट करेंगे एक बार ताकि अपन को पता पड़े लिविंग सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे काम करता है. ठीक, इतनी सी है और कुछ बात नहीं है ऐसी. चलो अब आ जाओ कहाँ, टेबल पर. टेबल में क्या लिखा है देखो, ग्लाइकोलिसिस से कितने ATP बने थे, दो. अपन ने कल चुके, ये काम अपन कल कर चुके थे. 2 ATP बनते डायरेक्टली, और 2 मॉलिक्यूल NADH से आ गए तो 6 वहाँ से बने, है ना. फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन लिंक रिएक्शन में 2 NADH बनते हैं जो कि 6 ATP होते हैं. जो क्रेब्स साइकिल थी उससे क्या होता था, 6 NADP बन रहे थे, 3 बार NADH बन रहे थे ना, है ना. वो बाद में देखेंगे कब कहाँ, कल पूछ लेंगे तो हो जाएगा. 18 ATP बन रहे थे, 2 FADH बन रहे थे, है ना, तो 4 ATP, और 2 GTP बन रहे थे तो 2 ATP ये हो गए. हाँ, तो ये कुल मिला के देखा जाए तो 38 आ रहा है यहाँ से आंसर, है ना. तो ये हो गई, इसके बारे में और एनालाइज करना. 3 चीज का आ गया, इससे 3 चीज का. हाँ, अब 2 ATP मॉलिक्यूल आर 2 ATP molecule are spent for transporting 2 NADPH molecule formed during the glycolysis to mitochondria, hence the net gain is 36. देखना, 2 ATP molecule जो खर्च हो जाते हैं, काय में खर्च होते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH बने थे ना, उनको माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने में 2 ATP खर्च हो जाते हैं. सही बात है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाओगे तो खर्च नहीं हो. तो फिर 36 ही बचे मतलब अपने पास. तो कोई पूछे कितने ATP बने तो 38 थे, लेकिन नेट कितने बने, नेट कितने बनेंगे, हाँ 36, टोटल बने 38 और नेट बने 36. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. चलो भैया, हाँ ये पूछा ही था टेस्ट में, मेरे से गलत हो गया था. नेट गेन 38 होगा, नेट गेन 36 होगा, लेकिन टोटल गेन कितना होगा, 36 होगा. टोटल गेन 38 होगा, है ना. फिर ने बोला है, चलो आगे देखते हैं. हाँ 38 का याद रहता है सबको. हाँ, अब इसमें लिखा है कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. तो कंपैरिजन मतलब पहले पढ़ चुके हैं, है ना. क्या लिखा है, पार्शियल ब्रेकडाउन बिल्कुल सही, यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन बिल्कुल सही. नेट गेन 2, नेट गेन 36, नेट गेन 36 है ना. NADH यूज़ नहीं होता, स्लोली बनता है ना, ऑक्सीडाइज टू NADH स्लोली होता है ऐसा काम. यहाँ पर NADH जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, बहुत तेज़ी से होता है. और ठीक है, अब आ जाओ नीचे, है ना. एम्फीबोलिक पाथवे लिखा है इसमें. एम्फीबोलिक पाथवे में क्या लिखा है भैया, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज होता है वो, अब मैं तो शॉर्ट में बता दे रही है कहानी. ग्लूकोज इज फेवर्ड सबस्ट्रेट. ग्लूकोज ही मेनली सबस्ट्रेट होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, फैट को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को भी ले लेंगे, है ना. कार्बोहाइड्रेट का मतलब तो ग्लूकोज ही है, तो वो तो कोई बात ही नहीं, है ना, जैसे अपन ने पढ़ा वैसे ही होगा. ओ भाई साहब, तो ग्लूकोज ही अपन मेनली लेंगे ग्लाइकोलिसिस मतलब प्रोसेस में, लेकिन कभी कभी फैट को और प्रोटीन को भी लेना पड़ता है अपन को, है ना, यूज़ करना पड़ता है. तो जैसे व्रत रखा है तो, है ना, व्रत रखा है तो फैट और कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं. अब जो फैट है वो फैट कहाँ एंटर करेगा प्रोसेस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा पहले तो. फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटने के बाद वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बने थे ना, ग्लाइकोलिसिस में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था.
उस वहाँ पर जाके एंटर कर जाता है सीधा वो, है ना। तो यानी बीच का शॉर्टकट ले लिया। अब फैट मतलब सीधा हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जो प्रोटीन थे, प्रोटीन अमीनो एसिड बनाएंगे, अमीनो एसिड से सीधा जाएंगे वो कहाँ, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं सीधे, और वहाँ से रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार बताओ, चाहे फैट हो, प्रोटीन हो, या चाहे फैट हो, प्रोटीन हो या ग्लूकोज हो, सभी क्रैब साइकिल करेंगे और सभी कहीं ना कहीं। अच्छा एक बात और, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ यहाँ पर जो फैट था ना, फैट में से फैटी एसिड तो गया कहाँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए की तरफ, और जो ग्लिसरॉल है वो कहाँ गया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। हाँ तो दो है मतलब, इसलिए उसमें मिला के लिखा है ना, तो कन्फ्यूजन के लिए लिखा है। कितना कन्फ्यूज करते हैं एनसीईआरटी वाले भी और ये दोनों सब। अपन मैं तो कॉलम बना लो चलो। हाँ मैं तो कॉलम बना ले रहा। देख जो फैट होते हैं, फैट वो टूटेंगे किस किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन होंगे, प्रोटीन काय में टूटते हैं, अमीनो एसिड। और फैटी एसिड अब आगे काय में जाएगा, फैटी एसिड काय में जाएगा, फैटी एसिड जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, डायग्राम में लिखा है सब, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लिसरॉल काय में जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जो अमीनो एसिड काय में जाएंगे, पायरुविक एसिड। खत्म, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये हो गया। इतना ही पूछेंगे इससे, इसके नहीं, इस टेबल से इतना ही पूछेंगे, ये बोल रहा हूँ। ये डायग्राम है ना, हाँ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 23 में क्वेश्चन आया था, है ना। 3-4 क्वेश्चन, हाँ मैं लगा दूंगा भाई, मैं लगा दूंगा, रख दो। तो फिर अब फैट ब्रेक, आज तो 5 मिनट हो जाएगा अभी, इतना जल्दी अपन 2 पेज कर लिए। फैट ब्रेक डाउन, अब फैट क्या करता है, फैट ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी, ये सब लिखा है, वही सब थ्योरी में लिखा है। अब तो फैट करता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड टूटता है, फैटी एसिड आर डिग्रेडेड बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एंटर्स द पाथवे। ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू पीजीएल, फॉस्फोग्लिसराइड, है ना, और एंटर द पाथवे। फिर प्रोटीन आर डिग्रेडेड, प्रोटीएस अमीनो एसिड, ईच अमीनो एसिड एंटर द पाथवे एट सम स्टेज क्रैब साइकिल, और पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए, या तो पायरुवेट या एसिटाइल कोएंजाइम में किसी कहीं भी जा सकती है, जरूरी नहीं पायरुविक एसिड में जाए। इतनी कहानी क्लियर है। अब रेस्पिरेटरी पाथवे जनरली कंसिडर्ड एज द कैटाबॉलिक पाथवे, बट देख कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैटाबॉलिक के अलावा ये एनाबॉलिक की तरह भी काम कर सकता है, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक बोलते हैं, सिंपल सा। फैटी एसिड इज ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग, फैटी एसिड ब्रेक डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर entering the respiratory pathway, but when the organism synthesize fatty acid, acetyl coenzyme is withdrawn from the respiratory pathway। ये important लाइन है। सिंपल है लेकिन इम्पोर्टेंट, लेकिन सिंपल है। जब अपन को फैट की जरूरत होगी, बॉडी को फैट की जरूरत होगी ना, तो रेस्पिरेशन ना होकर क्या बन जाएगा, फैट और बन जाएगा उल्टा, यानी एसिटाइल कोएंजाइम में दोबारा से कायम कन्वर्ट होगा फैट में। जब बॉडी को नीड नहीं होगी, हाँ नीड नहीं होगी तो फैट बन जाएगा। सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सिंथेसिस ऑफ द, अच्छी बात नहीं है। हाँ तो अच्छी बात नहीं तो क्या, जरूरत नहीं है तो बना लिया। जब ग्लूकोज भर के ग्लूकोज प्रेजेंट होगा बॉडी में तो फैटी बनाएगी ना बॉडी, तो ठीक है। अब आ जाओ कहाँ, सिमिलरली ड्यूरिंग द, हाँ यूज़ करने दिया ना तभी तो। देखो भाई ये शॉर्ट में बता रहा हूँ ये वाली कहानी। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आते हैं भैया, हर एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं, कोई लाइन छोड़ी समझ लो क्वेश्चन गया, खत्म। इसके बाद देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ऊपर रखेंगे CO2 को, नीचे रखेंगे O2 को, है ना। देख सिंपल सी बात है, ऊपर CO2 है, नीचे ऑक्सीजन है,
तो जो ज़्यादा CO2 रिलीज करेगा, जो ऑर्गेनिज्म कम ऑक्सीजन लेकर ज़्यादा CO2 रिलीज कर पाएगा, मतलब जो चीज़ें कम ऑक्सीजन लेकर ज़्यादा CO2 रिलीज करेंगी वो अच्छी होंगी। हाँ, मतलब जिनकी कंबशन के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगा, जल्दी जल जाएंगे जो, है ना। तो सिंपल सी बात है, कार्बोहाइड्रेट अच्छे होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में कितना आता है, 1 आता है आंसर, है ना, बिकॉज क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 और O2 लगते हैं इसमें। ठीक है, तो अब पूछेंगे अपन से रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है इसका, ग्लूकोज का, तो अपन बोलेंगे कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट का कितना होगा, 1 दिखाया, जल्दी लिख लो, कार्बोहाइड्रेट का कितना होगा, 1 होगा। फॉर्मूला पूछेंगे तो ऊपर CO2 नीचे O2। ठीक है, फिर पूछेंगे फैट का बोलेंगे 1 से कम होता है ना। तो एग्जांपल पूछेंगे वो अपन से, प्रोटीन का पूछेंगे तो 0.9 होता है। ठीक है, फैटी एसिड का और भी कम होता है, यानी सबसे ज़्यादा है, सबसे अच्छा कार्ब है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, यानी सबसे लेट कौन बर्न होगा, फैट, और उसके सबसे जल्दी कौन बर्न हो जाएगा, कार्ब हो जाएंगे। ठीक, इतनी बात थी बस। कार्ब का होगा 1, प्रोटीन का 0.9, और जो फैट है उसका होगा, फैट का कितना होगा बताएं। मतलब ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ये पता लगा रहे हैं अपन, है ना। तो इतना शॉर्ट है, बता दिया मैंने सब कुछ। अब फाइनली ओवर हो गया, इसको बाकी अपन कल तो नहीं, चैप्टर ख़त्म हो गया, मतलब अपन बाकी दूसरा चैप्टर देखेंगे कल, ठीक है ना।